लोग जो है खबर आती है अखबार में कि जिम कर रहे थे और अचानक करते करते चले गए। दिस इज व्हाट इज मोर विजिबल आफ्टर द कोरोना पीरियड। सो वेलकम टू ग्रीन टी विद डॉक्टर आलोक और हमारे पहले गेस्ट हैं हमारे पसंदीदा डॉक्टर अजय पांडे। थैंक यू सर। हेलो अजय, क्या हाल चाल? हेलो सर। बहुत दिन बाद मुलाकात और वो भी जो है एक मस्ती वाले माहौल में। बहुत दिन हो गया था, हमको टाइम नहीं मिल रहा था कि तुमको पकड़ पाए, तुमको टाइम नहीं मिल रहा था। हमने कहा कि आज किसी बहाने जो है तुमको बुलाया जाए। तो जैसा कि तुम जानते हो हम शुरू से खुराफाती रहे हैं, तो एक नई खुराफात करने की इच्छा हुई कि कुछ ऐसा किया जाए क्योंकि बनारस और अपने देश और पूरे दुनिया में लोगों को कुछ ऐसी जागरूकता मिले कि लोगों की उम्र बढ़ सके। हम लोगों ने जो है जो भी किया, मैं चाहता हूं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं जी, उनके लिए भी हम लोग कुछ करें। तो मैंने एक YouTube और Facebook के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें कि आई एम प्लानिंग कि हर हफ्ते एक डॉक्टर को उसमें इनवाइट करूंगा। दिस इज ए स्मॉल इंट्रो फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स। अजय, हम लोग बात करेंगे आपकी स्पेशलिटी से ही रिलेटेड जी, कि ऐसा बहुत देखते हैं कि लोग जो है खबर आती है अखबार में कि जिम कर रहे थे और अचानक करते करते चले गए। मेरा एक दोस्त है, तुम्हारा भी शायद परिचित होगा, उसका बेटा था, वो भी जो है जिम कर रहा था और ऑल ऑफ सडन ही वाज द सिंगल सन जी, एंड वो एक्सपायर कर गया जिम करते करते। यंग जी, एंड वेरी स्टाउट। इसी तरह से बहुत से मैराथन वाले हैं, दे डू लॉट ऑफ रनिंग, दे आर एब्सोल्युटली फिट या and you find कि one day something has happened. This is what is more visible after the corona period. I don't know exactly, some people and some studies have correlated corona vaccination with that, corona with that. So what is your take on that? सर मैं इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि जो ये सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंसेस इधर बीच हम लोग को देखने को मिलने लगे हैं, उसका कारण ये है कि एक्चुअली जो हमारे समाज में इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, उसके कारण जो एक हम लोग बोलते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ या जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, उसके रिस्क फैक्टर बढ़ गए हैं। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स के लिए हम लोग मानते हैं कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। कि जितने भी सडन कार्डियक डेथ हम लोग देखते हैं, उसमें से अधिकांश जो है ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के कारण होते हैं, और कुछ जो है कुछ परसेंटेज वो एरिदमिक डेथ होती है, जिसमें कि हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाती है। तो जो ये हमने देखा है या हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, तो पा रहे हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो कि साइलेंट किलर है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है और वो अनडिटेक्टेड रहता है सालों सालों। बहुत सारे लोगों की जो लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल होता है। एक रीसेंट स्टडी हमारे देश में हुई थी जो कि दिल्ली NCR में, जिसमें ये देखा गया कि जो यंग एज के इंडियंस हैं उसमें अराउंड 40 to 60% लोगों को प्री डायबिटीज़ है, मतलब उनका HbA1c 6.5 से 5.4 के बीच में है। ये जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं ये ओवर द टाइम डायबिटीज़ में चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं हमारे देश में जो कि डायबिटिक हैं। अर्बन पॉपुलेशन में अराउंड 25-30% लोग हाइपरटेंसिव हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में टोबैको कंज्यूमर हैं। अभी जो इंडियन स्टडीज़ पब्लिश हुई उसमें पाया गया कि 14 साल से ऊपर के लोगों में हमारे देश में टोबैको कंजम्पशन अराउंड 49% है। My God. इन एनी फॉर्म, जैसे कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है उसमें लोग तंबाकू का सेवन चबाने वाले तंबाकू के रूप में करते हैं। अपर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में लोग सिगार, सिगरेट और सिगरेट्स इसका आजकल उपयोग करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में देखी जा रही है कि विथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे, कार्डियोलॉजी के भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं होते थे।
आज के समय में इवन जो हमारा टेक्स्ट बुक है ब्रॉडवॉल टेक्स्ट बुक ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें एक पूरा चैप्टर है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेफिनेटली इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी भाग दौड़ में बहुत तेज़ी से भागने की प्रयास जो कर रहा है, तो उसमें क्या है कि जो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है। अधिकांश बच्चे जो कि आज जो बड़े शहर हैं या सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो सुबह निकलते हैं, शाम को वापस लौटते हैं, उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए कोई समय ही नहीं मिल पाता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली मियरली एब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, इट इज़ वेल बीइंग ऑफ मेंटल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। सो हमारा क्या है कि लोग अब सिर्फ फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल और सोशल स्ट्रेस है लाइफ में, ये भी आपके लिए हार्ट डिजीज़ बढ़ाने में काम आते हैं। तो ये देखा गया कि जो बहुत सारे लोगों में सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स होते हैं, कई बार इनके लिपिड लेवल बहुत हाई होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर पेशेंट आते हैं जिन लोगों का मैंने एंजियोप्लास्टी किया है, जिनको मैंने कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट किया। जब हमारे पास ये एक्यूट हार्ट अटैक से आए तो हमने इनको पाया कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेइंतहा बढ़ा हुआ था, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री थी, वो लोग टोबैको किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे थे, एंड दे वर लुकिंग हेल्दी लुकिंग थिन बिल्ड पीपल, बट देयर लिपिड लेवल्स वर वेरी हाई, दे वर टेकिंग लॉट ऑफ टोबैको। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोरोना ने या कोरोना वैक्सीन ने इस चीज़ों को प्रमोट कर दिया है। डेफिनेटली कोरोना का जो ये इंसिडेंस रहा, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस रहा समाज में। बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। तो इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली इमोशनल, सोशल, फिजिकल सारी चीज़ों में ट्रॉमेटाइजेशन हुआ है, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में प्रॉपर वैक्सीनेशन के कारण कोरोना रिलेटेड डेथ जो है वो बाकी विदेशों से ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि कम हुई हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं। हमारी इंडिजिनस वैक्सीन्स ने हमें बहुत काम किया है, और कोरोना वैक्सीन्स तो पूरी तरह से इस हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स को बढ़ाने के लिए कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपको ये पता है कि कोरोना वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दी गई, और हम ही लोगों ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने लगाया। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि कितने परसेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हार्ट अटैक से डेथ, हार्डली एनीबडी। दैट सजेस्ट सिग्निफिकेंट दैट कोरोना वैक्सीन इज प्रैक्टिकली नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट वी डू एग्री दैट आफ्टर कोरोना देयर इज सो मच ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस विच हैज अकर्ड इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ फियर। अब हर किसी छोटी तकलीफ को लोग उस फियर से जोड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन मैं अपने आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि वास्तव में क्या है कि जो हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड रिस्क फैक्टर होते हैं, उनमें जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो कि आप बदल नहीं सकते, जैसे अगर मेरे माँ पिताजी को हार्ट की बीमारी थी या डायबिटीज़ था, तो मुझे भी हार्ट की बीमारी डायबिटीज़ होने का पूरा रिस्क है। जेनेटिक्स इज द बेसिक थिंग। तो जेनेटिक जिन लोगों के घर में माता पिता भाई बहन को हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां हैं, उनको पहले से एट अर्ली एज ऑफ लाइफ उनको ये चीज़ की शुरुआत अपने चीज़ों के, हम लोग कहते हैं नो योर नंबर्स। जैसे कि हमें आधार कार्ड में आपके सारी चीज़ें पता होती हैं, तो हमारे कुछ सीनियर मेडिकल कलीग्स हैं, वो इस बात का सजेशन देते हैं कि व्हेन योर किड पास आउट योर क्लास 12th they should have their height, weight, basal metabolic BMI, as well their blood pressure, sugar levels to be recorded at that time. I personally say that there are days we should make detox. जैसे होता है कि हम इस बात को प्रमोट करते हैं कि अगर हम हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं, तो हम अपने GI सिस्टम को, जैसे हमें क्यों छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है हफ्ते में एक दिन, जिससे कि हमारा मन और शरीर रिलैक्स हो सके, रूटीन कामों से हम अलग हो सकें। रूटीन कामों से अलग होना भी एक तरह का आपको डी स्ट्रेसिंग होता है। अगर आप रोज़ की तरह हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल सुबह से शाम काम कर रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो योर लाइफ बिकम्स अ मोनोटोनस एंड यू कैन नॉट गेट योर मेंटल एंड फिजिकल डी स्ट्रेसिंग नहीं हो पाती है। तो जैसे हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक दिन वीक में, चाहे संडे को ही, सुबह से आप लिक्विड चीज़ें लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, बाय टिल आफ्टरनून विल यू फील स्टार्ट हंग्री। आफ्टरनून अगर आपको बहुत भूख लगने लगती है, यू टेक सम अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, आप कुछ उस समय सीरियल्स वगैरह मत खाइए, एंड बाय द इवनिंग यू कैन हैव सम सीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ
खिचड़ी और समथिंग लाइक दैट गिव्स अ रेस्ट टू योर GI सिस्टम। सिमिलरली आपके दिमाग को, आपके मन को भी ये डिजिटल मीडिया से डिटॉक्स करने के लिए कुछ समय चाहिए। या तो आप जैसे हफ्ते में 1 दिन करें या हफ्ते में आधा दिन करें, या जैसे आपने एक तरीका बताया कि 2-1 घंटे के लिए अपना स्विच ऑफ। मेरे को लगता है कि जैसे लंच ले लिया, अब हम 2 घंटे नहीं अवेलेबल। जी। मेरे एक दोस्त हैं, आँख के डॉक्टर है, नाम नहीं लूंगा, वो क्या करता है कि 3 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक उनको होस्ट कहते हैं हम सोने जाते हैं जी। अब 3 से 6 आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो हम लोग उनकी वाइफ को फोन कर अवश्य, क्योंकि इमरजेंसी के लिए किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो या किसी इमरजेंसी सर्विसेज में हो, अगर आप उनको 24/7 उनको आप कांटेक्ट में रखना चाहेंगे तो वो उनकी मेंटल, सोशल, फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सोसाइटीज़ ने ये रिकमेंड किया है बच्चों के लिए खास करके, जैसा कि आप तो उन बच्चों का इलाज भी बहुत करते हैं, कि दे शुड फॉलो अ 1 आवर रूल। 1 आवर रूल क्या है कि आपको किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के इस तरह से डिसिप्लिन करना है कि आपको 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है इन द फॉर्म ऑफ प्ले, physical play, whether you go to ground or whatever you like to do in the physical activity. You can have only 1 hour of screen time in the form of either you can see TV or you can see with your mobile. Till before the age of 4 years we make it 0. Yeah. And after the age of 4 years you can just have it 1 hour. 1 hour of physical activity, 1 hour of screen time, and you can 1 hour of 1 or 2 hour of studying, self-studying or whatever the way. That will create a balance in your life. And that what we need, balancing is the most important thing, and that is the real crux of having a good health, you can say, mental, physical, social and everything. Because अगर आप किसी एक पलड़े को ज़्यादा झुका देते हैं तो definitely other part of your life get disturbed. इसीलिए हम लोग कहते हैं आज के समय में कि suppose if your life is like a circle, it should have 3 equally divided parts, out of which you should devote your time, each day time into 1/3 for your professional work, 1/3 for your family, and 1/3 for your personal self. But what happens to all of us as a busy professional, that our professional work takes more than 2/3, and our family definitely will take your time, and then your personal time remains 10% of your life or your day-to-day life. And that's where we suffer, or our personal health gets suffered. Absolutely. I always believe in this theory of 8-8-8, and 8 hours of sleep and 1 hour of personal time, like going for bath, etc. And then those 7 hours is for friends, family, your own hobbies and your relatives. In relatives I consider parents, kids, and I make it a point कि बच्चों से एक बार जरूर दिन में बात करनी ही करनी है, चाहे वो 5 मिनट के लिए। अजय एक चीज़ बताइए कि हम लोग को क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए 18 साल की एज पे, 28 साल की एज पे, 38 साल, 48 साल, 58, 68 एंड 78 हम लोग को कैसे करना चाहिए, सो दैट कि वी कैन टेल टू द पीपल दैट इट इज़ टू बी डन लाइक दिस। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी सारे स्कूल्स को अपने स्कूल्स में एक शुगर नोट होने के लिए और एक शुगर सेंटर या ऐसा करके उन्होंने बनाने के लिए रिकमेंड किया है, जिससे कि जो भी बच्चे हैं आपके स्कूल्स में वो स्वीट कंजम्पशन ज़्यादा ना करें और उनका शुगर लेवल्स और इसको चेक करके रखा जा सके। तो जब हम लोग एटलीस्ट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उन सारे बच्चों को जिनकी की फैमिली में इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और एनी जेनेटिक डिजीज़ेज विच आर कॉमन, दे शुड बी स्क्रीन एट द एज ऑफ हाई स्कूल और class 12 before they leave the school. And there are group of students those who are needs special consideration, जैसे जो बहुत ओबीस बच्चे हैं, जो बहुत सेडेंट्री बच्चे हैं, जो बहुत ओवर एंथुजियास्टिक बच्चे इन द फॉर्म कि वो हर समय नंबर पाने की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, कि वो भी बच्चे साइकोलॉजिकली बाद में ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। उनको ज़िंदगी का नज़रिया समझ में नहीं आता कि नंबर पाना या क्लास में टॉप करना ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने हम सब ने देखा है कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए नंबर पाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है।
एक एवरेज गुड स्टूडेंट भी जिंदगी में हाँ, ज्यादा हम लोगों ने सक्सेसफुल देखा हो कि हमारे क्लास में जो एवरेज वाला स्टूडेंट था जी उसने शायद जीवन में ज्यादा नाम किया, जी ज्यादा उसने जो है सक्सेसफुल रहा बनस्पत की जो लड़का एकदम टॉप कुछ में था जी वो कहाँ खो गया कभी लगता पता भी नहीं चला। क्योंकि नंबर पाना जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है, तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत सभी को है। और जो एक चीज़ें हम लोग भूलते जा रहे हैं, जैसे हम स्टूडेंट हुआ करते थे जब क्लास 7th 8th में, तो हम लोग का एक क्लास में हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस। हम लोग को मॉरल साइंस जरूर पढ़ाया जाता था। हमें उस समय वो मॉरल साइंस का मतलब समझ में नहीं आता था, बट वो मॉरल साइंस की हम लोग की क्लास होती थी, उसके एक किताब होती थी, उसमें सवाल पूछे जाते थे, तो हम लोग को समझ में आता था कि आज के ज़माने में जो हमारे बच्चे हैं ये बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं लाइफ की, जो ह्यूमन बिहेवियर की मॉरल वैल्यूज़ है उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे लव, अफेक्शन, राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, टू whom you need to respect your elders and parents। आपके जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या रिस्पेक्ट, जैसे आपने रिस्पेक्ट में चले आए संडे के दिन ये तो आपका प्यार है, लव एंड अफेक्शन which you always showered on me and I am always grateful for that। नहीं, आपका तो प्यार मोहब्बत में हम लोग जो है उसका दुरुपयोग भी करते हैं, आज भी दुरुपयोग ही कर रहे हैं। नहीं, कोई कभी कभी जो है लगता कर लेना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज फॉर ए गुड कॉज। जी, तो ये मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ को हम आज के टाइम में जो है हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज जो है वो मैं कभी APJ अब्दुल कलाम की किताब पढ़ रहा था, द वर्चुअस लाइफ, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक सेइंग पढ़ी कि ये जो राइट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग नीड्स टू बी टॉट एट होम। जब तक माँ बाप बच्चों को ये बात नहीं सिखाएंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्या ह्यूमन वैल्यूज़ राइट है, क्या रॉन्ग है, तो अगर ये हमारा परिवार से और होम से ये चीज़ें शुरुआत होंगी तो वो समाज में, देश में और विश्व में जाएंगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हमको क्या जांच करानी चाहिए एक 18 साल के वयस्क बच्चा जो है जी 18 साल पे एडल्ट हो गया, नाउ ही इज गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम स्कूल, जी, तो 12th में हम उसको कॉलेज भेज देते हैं, चाहे वो उसी शहर में हो, चाहे दूसरे शहर में, चाहे विदेश में हो जी। तो जाने के पहले हमको क्या जांच करा करके बेसिक भेजनी चाहिए? 1 2 3 4 5 क्या होना चाहिए? मैं ये पहले चीज़ कहूँगा कि पहले उसका एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जांचें जो हैं वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। तो उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हाइट, वेट, BMI कैसा है, उसका ओबेसिटी है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है, वो वर्कआउट होना चाहिए। उसके हेड टू टो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा होना चाहिए, जो ये बताया कि उसकी आंखों में, दांतों में, हार्ट में, लंग्स में क्या कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है। अगर कुछ नहीं दिख रही है एंड ही लुक्स हेल्दी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसका जो है वो BMI जो है वो नॉर्मल साइड में है कि नहीं। अगर वो ओवर वेट है तो उसको तभी से न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारे देश में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, तो इन सारे बच्चों का शुगर लेवल, whether they are belonging to pre-diabetic status or So you mean blood sugar, fasting and postprandial and HbA1c, and definitely lipid profile level for all those people, those who have got a strong family history या जिनका abnormal glucose profile है या pre-diabetic है, and even those who have got a family history of heart disease, diabetes, so lipid profile is also an important thing। Maybe hemoglobin for females, because जो बच्चियाँ हैं उनके में hemoglobin level कैसा है, वेदर देवर। बहुत सारे बच्चों के क्या है, वैक्सीनेशन बचपन में पूरे हुए हैं, उनके जो बूस्टर डोजेज है वो माँ बाप भूल जाते हैं एडल्ट फेज। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि पेरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन जो है वो केवल 1 साल 2 साल तक के लिए का सोच रखते हैं। दो द ट्रेंड इज चेंजिंग। हमारे पास अब बच्चे आते हैं जो कि 10 साल पे भी बूस्टर लगवा रहे हैं, 9 साल पे HPV वैक्सीन जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का है वो लगवा रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर ना हो। सिमिलरली पीपल आर कमिंग, क्या वो फ्लू का शॉट हर जो है साल लोग ले रहे हैं, बिकॉज दे आर सीइंग कि फ्लू इज इंक्रीजिंग एंड फ्लू इज नॉट ओनली कॉजिंग नॉर्मल वायरल फीवर, इट इज कॉजिंग फ्लू निमोनिया, इट इज कॉजिंग फ्लू एनकेफेलाइटिस, इट इज कॉजिंग फ्लू न्यूमोथोरेक्स। वी हैव सीन ऑल टाइप ऑफ फ्लू केसेस, PCR पॉजिटिव दिस ईयर कि फ्लू इज कॉजिंग सो मेनी थिंग्स। इसीलिए डर के मारे जैसे ही नया वैक्सीन इस साल का आया, मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड डॉक्टर BL गुप्ता को बुलाया, मैंने कहा करके मेरे को और मेरी वाइफ को फ्लू का वैक्सीन लगा दो। तो वो आए और उन्होंने दोनों को हमको लगा दिया।
So what I want to give it as a message that flu vaccine is so important कि मैं डर के मारे मार्च के लास्ट में ही जैसे ही आया मैंने तुरंत लगवा लिया. So vaccination, you have very rightly pointed out, has to be taken by everybody. And क्योंकि कि आपने वैक्सीन का नाम लिया है, तो what do you think is a vaccination for adults? Because now shingles is available, flu is available, pneumococcal is available. Now pneumococcal conjugate was available, 13 valent. Now 21 valent is going to come in August. So क्या इन सब वैक्सीन की क्या वैल्यू है, बिकॉज आप सीसीयू भी चलाते हैं? अगर सर मैं देखूं तो जो 50 प्लस, मैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात नहीं कर पाऊंगा, बट जो 50 प्लस एडल्ट पीपल हैं जिनमें कि रिस्क फैक्टर वाले, जैसे दोज हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हार्ट डिजीज, दे आर हैविंग डायबिटीज और दे आर हैविंग हाइपरटेंशन और अदर एस्थमा और रेस्पिरेटरी इलनेसेस, इन सारे लोगों में हम लोग रूटीनली जो एडल्ट वैक्सीनेशन जो कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड भी किया है, एपीआई जी, उनमें हम लोग फ्लू वैक्सीनेशन जैसे आपने बताया हर साल, इवन हम लोग भी एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑल्सो वी टेक एवरी ईयर फ्लू वैक्सीनेशन, निमोनिया वैक्सीनेशन, pneumococcal vaccination I mean to say, shingles vaccination also, which is now available in our country. We are advising and we have all taken. How useful is shingles vaccine? I definitely say that people, those who are having diabetes 50 years plus and having other cardiovascular disease, definitely it is useful in the sense because shingles is a disease which causes a lot of morbidity. And just to say you that one of my closest family members, she is around 75 years old, has got 2 bypass surgeries done, and she has missed, or we have not advised her to get a shingles vaccination just around a month before she developed herpes, and it was very painful, and even the very painful, and she's having post herpetic neuralgia for so many months. So that causes a lot of morbidity. And suppose if you develop a herpes in a facial region, or if it involves your facial region or eyes, then it becomes a very difficult situation to tackle. So I recommend that personally, that those who are preventable things, it can be done. And then hepatitis B vaccination, as those who have done it at an early age, that needs a booster vaccination yes. as well. Titers, they do tend to fall. So at least these. So you feel that hepatitis B titers should be done by all? Yeah, we should. Suppose if we have taken the hepatitis B vaccination and 5 years have passed or most, then we need to assess our titer level, and if it is going down, we need a booster definitely. Right. Even in diabetic patients, even in patients who are going for dialysis, sure. You need to give more doses to give. Those who are obese, the uptake is very poor, so you need to give more doses. So these adult vaccinations are must. We all feel that we should. There may be difference of opinion. Few of my colleagues, they may not recommend it, but if you follow our association there guidelines, is no harm in getting the titers done. If the titers are fine, you don't need to repeat. Yeah, but if the titers are low, you should take a booster. There is nothing wrong. And now hepatitis B is coming just for 100 rupees. Right. So 100 रुपए भी आप नहीं खर्च करेंगे तो क्या करेंगे? Like for other vaccination, many of my colleagues, they say that it is not of that value, but I personally feel that if society recommends that, we cannot go by our own experiences of life. Exactly. And if the society recommends, an Association of Physicians of India society is a big society, and the recommendation came up by many of the specialists. Even in West, if you see the American CDC. Physician Society, so CDC guidelines are available. CDC vaccination for adults is available, and you can see all these vaccines are available, and they should be taken back. Sure. डॉक्टर अजय, एक चीज़ और जो हम बात कर रहे थे बीच में वो छूट गया कि 18 साल पे तो हमने हीमोग्लोबिन सीबीसी करा लिया फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, एंड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ लेट अस नॉट डिफरेंशिएट कि हमको ब्लड शुगर कराना है, HB1AC कराना है और लिपिड प्रोफाइल कराना है. ECG कराने का कोई रोल तो नहीं है? ECG का कोई डेफिनेट रोल नहीं है यंग एज के बच्चों में. द क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल. ठीक है. सो वी गो विद दीज बेसिक्स ओनली. नाउ आपका जो स्ट्रेस इको एक टेस्ट है या ट्रेडमिल आप कराते हैं, TMT कराते हैं, ये किस एज पे सबसे पहली बार कराना चाहिए, एंड आफ्टर व्हाट एज शुड वी गो ऑन रिपीटिंग इट, एंड शुड इट बी डन ईयरली और शुड इट बी डन 5 ईयरली? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि पहले हमें किसी भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन जाने के लिए हम लोग एक रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं. जैसे कोई एडल्ट है, सपोज समबडी इज 30 ईयर ओल्ड एंड ही हैज़ गॉट रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर इन द फॉर्म की उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, वो ओवरवेट ओबेस हैं, उनका डायबिटिक स्टेटस, प्री डायबिटिक स्टेटस है, फैमिली हिस्ट्री है,
इन सारे लोगों में हम लोग ASCVD रिस्क स्कोर एक होता है, जिसमें कि बिकॉज हम सारे लोगों को अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में डालेंगे तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट बर्डन आता है सोसाइटी पे भी, पर्सन पे भी। तो इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर इन्वेस्टिगेटिव टूल वी शुड कैलकुलेट देयर ASCVD रिस्क स्कोर। जैसे हमारे विदेशों में तो फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर एक कैलकुलेट करते हैं, बट इंडियन लोगों के लिए फ्रेमिंगम रिस्क स्कोर वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर अदर रिस्क स्कोर विच आर एप्लीकेबल टू इंडियंस, तो वो हम लोग ASCVD रिस्क स्कोर कैलकुलेट। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? ASCVD रिस्क स्कोर कैलकुलेट करने के लिए स्पेलिंग कैसे है उसका, अगर हम गूगल करें तो? AS कैपिटल में ASCVD रिस्क स्कोर। तो ASCVD रिस्क स्कोर में वो उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वेदर आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है, आपको टोबैको स्मोकिंग करते हैं या नहीं है, आपका लिपिड प्रोफाइल या शुगर लेवल आपका एबनॉर्मल है कि नहीं है। तो उससे आपका 10 ईयर्स आपको हार्ट डिजीज़ होने के क्या रिस्क है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो जिनका 10 ईयर्स रिस्क स्कोर वो कम है, काफ़ी लेस देन 7% और सो, they don't need any investigation immediately, they just need to control their risk factors, because risk factor कंट्रोल करने से हमें हार्ट डिजीज आने की संभावना कम हो जाती है। रिस्क फैक्टर कंट्रोल का मतलब है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल, वेट कंट्रोल, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल। Stress level control, very important. Stress level control is because you need, now there are technologies which my psychologist colleagues they know better, and we also recommend that there's an entity called as mindfulness technique, और जो हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन करना क्या है, वो आपके ब्रेन को एक डिटॉक्स करने का तरीका है। और माइंडफुलनेस टेक्निक आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि आप की जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम होने का जो फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि हमारे शरीर में 2 सिस्टम चल रहे होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारी हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर इसको बढ़ाता है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कम होता है। जब आप कोई एक सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं एंड यू फील गुड मीन्स व्हाट हैपेंस दैट योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज गोइंग डाउन, योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गोज अप, and then your mind feels better. There are some biochemical things, endorphin, other things get released in your brain जो कि आपको फीलिंग गुड की फीलिंग देते हैं। तो ये जो फीलिंग गुड है, इससे आपके ये सब कहते हैं कि डी स्ट्रेसिंग हार्मोन्स है आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो ये माइंडफुलनेस टेक्निक, मेडिटेशन फॉर सम टाइम, detachment from worldly things for some time will give you coming to the nature. That is very important aspect which is getting realized as a normal human values. And there's a recent article in a Reader's Digest that how nature heals you. So going for a walk on a grass with a barefoot, sitting in a sunlight, being with the plants and trees, and going for hiking and sitting by the side of a river. मैं कभी कभी जब छोटा सा याद करता हूँ कि गंगा जी के किनारे जाके बैठता था, तो ऑल माई स्ट्रेस जो भी एग्जाम में नंबर हम लोग अभी भी आ जाए महीने में 1 दिन या 2 दिन गंगा जी जाते ही जाते हैं। अगर बोटिंग कर लिए तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज मुझे फोटोग्राफी का शौक है, और अगर बोटिंग नहीं कर पाए तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, फिर घाट किनारे से जो है बोटिंग नहीं कर पाए तो फोटो खींच करके वापस आ जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे कभी कभी रात को 11 बजे 12 बजे चला जाता हूँ, और जाऊँगा वहाँ पे जाके एक नींबू की चाय पीऊँगा अस्सी घाट पे, आधा 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस आ। तो ये जो आप नेचर के साथ जो समय गुजारते हैं, दैट डी स्ट्रेस यू, that gives you those endorphin and other good hormones which makes you healthy and which makes you better. तो डॉक्टर अजय, हम लोग बात कर रहे थे कि ये टेस्ट कराने चाहिए जी। आपने जो सारी चीजें हैं वो समराइज की। अब हम लोग 60 साल के मेल या फीमेल जी, जो कि अब हम लोग जिस एज को अप्रोच कर रहे हैं, उस पे क्या सेफ रहने की जरूरत है, और कितना काम करने की जरूरत है, कितना रेस्ट करने की जरूरत है, और एचडीएल को बढ़ाना, एलडीएल को घटाना आप बता चुके। तो इस एज में क्या कोई स्पेशल टेस्ट की जरूरत है कि बस उतने काफी है? इस एज ग्रुप में मैं वही चीज़ों को बताऊंगा कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे जो आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं करते रहिए, बट जब जो लोग 60 इयर्स प्लस एज ग्रुप में आ रहे हैं तो उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स को भी स्क्रीन करना जरूरी है। क्योंकि हमारी कई बार होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि भाई मैं वॉक पे जा रहा हूँ और मैं रोज आधा घंटा वॉक कर रहा हूँ,
तो वॉक करने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस तो ठीक रहती है, बट आपकी मसल स्ट्रेंथ ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए जो लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के अलावा लंबे समय तक जोड़ों की प्रॉब्लम्स के साथ और हार्ट के हिसाब से फिट रहना चाहते हैं, उनको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे आप छोटे डंबल लेके तो कितने किलो के डंबल यूज करना चाहिए? जो इट इज ऑलवेज बेटर गो लो एंड गो स्लो। स्टार्ट विद द लोअर डोजेस whichever एंड ग्रेजुअली ट्रेनिंग करना। जैसे हम वो सभी लोग जानते हैं कि अपने और जो भी चीज़ों को स्टार्ट करें आप कम डोज से स्टार्ट करें, स्मॉल रेपिटेशन में रहें। हमेशा बेनिफिट ये अच्छा रहता है कि आप किसी ट्रेनर के साथ काम करें और हफ्ते में 2 या 3 दिन आप अपने मसल ग्रुप की ट्रेनिंग करें। तो एक दिन आप अपर आर्म चेस्ट की कर सकते हैं, दूसरे दिन में बैक और लोअर आर्म की कर सकते हैं। आपकी जो मसल ट्रेनिंग और जो है जॉइंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनमें योगा भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली इस एज ग्रुप में बहुत सारे हमारे देश में अब मैलिग्नेंसी और कैंसर की डिजीज भी बढ़ने लगी हैं। सो ना सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अलावा हमें उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नया सिम्टम आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी नया लक्षण आ रहा है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और हार्ट की फिटनेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने के अलावा इस एज ग्रुप में हो सकता है कि आपके कैल्शियम स्कोर्स वगैरह पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि 60 साल की उम्र में आके कैल्शियम स्कोर बहुत लोगों के पॉजिटिव आ जाते हैं, क्योंकि वो एजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो आप अपना स्ट्रेस इवैल्यूएशन साल 2 साल में एक बार कराते रहिए और बाकी अपने नंबर्स को कंट्रोल रखिए। फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टडीज में एक स्टडी किया गया वेस्टर्न कंट्रीज में कि 55 साल से लेके 65 साल के बीच में जो बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, उनको देखा गया कि भाई जिन लोगों ने अपना पार्शियल रिटायरमेंट की तरह काम करना शुरू किया, जब दे वर नॉट वर्किंग 8 to 12 आवर्स अ डे, दे वर वर्किंग 6 आवर्स अ डे विद अ लेजर टाइप ऑफ वर्क and giving time to the family, to the self, they lived longer and they utilized their pension benefits after 65 years till 75-80 years of age. And those CEOs, those who are working very hard 12 hours a day till 65 years of their age, they could not utilize their retirement benefit and they died within 1 year 2 years of their post retirement. Within 65 के बाद 1-2 साल में they succumbed. So what I will suggest that we all have done good for our country, for our own self, then we should start looking for society and family as well as nation, and we take care of not only ourselves, to the society, to the nation, to the family, and cut off few of our working time or professional time and try to maximize your personal and family time as well. डॉक्टर अजय, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक से मिलते जुलते बहुत से टर्म्स यूज करे जाते हैं जी। तो कोई बोलता है एमआई हो गया है, कोई बोलता है अटैक हो गया है, कुछ बोलता है हार्ट अटैक हो गया है। तो ये हार्ट अटैक से मिलती जुलती कौन सी टर्म्स है जो आप रोज की भाषा में सुनते हैं? हार्ट अटैक से देखिए मिलते जुलते जो टर्म है उसको कई लोग कहते हैं, जैसे उनको हार्ट फेलियर हो गया है। तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? हार्ट अटैक बेसिकली क्या है, अगर हार्ट की आर्टरीज में सडनली कोई कोलेस्ट्रॉल फूट गया और उसमें कोलेस्ट्रॉल फूटने से वहाँ पे जो है लाल कण और बहुत सारे थ्रोम्बस जमा हो जाते हैं, जिससे कि वो आर्टरी बंद हो गई। तो सडनली जो पेशेंट को 1 घंटा पहले बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको सीवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, पसीना आना, लगना ऐसे कि मैं अभी जीवन चला जाएगा, ऐसे लक्षण आते हैं। खास करके उसमें छाती में दर्द होना और सांस फूलना बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसे में आप इमीडिएटली इमरजेंसी रूम में पहुंचिए, अपना ईसीजी कराइए। इमरजेंसी अगर एंजियोग्राफी की सुविधा, एंजियोप्लास्टी की सुविधा, तो वो जल्दी से जल्दी उसको आप अवेल करिए। अगर वो सुविधा इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम लोग बोलते हैं, करके जो खून ब्लॉक थ्रोम्बस बस्टर दवाइयाँ होती हैं उनको देने से अगर आप विदिन 6 आवर्स वो लग जाए तो वो एक इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की तरह कार्य करता है। और विदिन 24 आवर्स अगर आपका इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करके आपके हार्ट की नजदीक आर्टरीज को अगर खुला के रखा जा सके तो बहुत अच्छा होता है, हार्ट में डैमेज कम होता है। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों को जैसे हार्ट में डैमेज हो गया, हार्ट की नस बंद हो गई, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी वीक हो गया। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन के रूप में नापते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर है, तो इसका मतलब उसका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी ठीक है। लेकिन वो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी अगर 50% से नीचे है, 40% से नीचे है, 35% से मतलब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर
के सिम्टम या हार्ट फेलियर होना, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ऐसे मरीजों को चलने में सांस फूलती है, पैरों में सूजन होता है, पेट में सूजन होता है, थकान हो जाती है। ऐसे मरीजों को हम लोग कई बार ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनको ये हार्ट फेलियर के सिम्टम क्यों आए। कभी कभी इनके हार्ट की नसों में रुकावट होने से आते हैं, कभी कभी इनके हार्ट के मसल्स की बीमारी होने के कारण आते हैं। तो अगर आपके इन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ जिनको हम लोग बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर थेरेपी, वो इम्पोर्टेंट पिलर जो है वो हमारे डॉक्टर उनको देते हैं। उनका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं, हीमोग्लोबिन कंट्रोल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। तो डॉक्टर अजय, ये हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड प्रोफाइल की। आपने कहा कि एलडीएल जो है, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एलडीएल होता क्या है और इसको नॉर्मल कम करने के क्या तरीके दवाई के अलावा। सर, ये एलडीएल का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं अंग्रेजी के शब्दों में तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, सब सामान्य व्यक्ति जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक जो है वो वसा है या चर्बी है जो हमारे शरीर में बनती है खाने पीने से। जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, लिवर एक हमारी फैक्ट्री है, तो वो जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कहिए जो भी पैसे आ जाते हैं उनको बड़े बड़े नोटों में परिवर्तित करके वो स्टोर कर लेता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें फैट के रूप में स्टोर करता है, लिवर उसमें मुख्य रोल अदा करता है। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का बुरा कोलेस्ट्रॉल हम लोग मानते हैं, जो भारतीय लोगों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा हो तो आपके लिए हार्ट के लिए अच्छा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो वो हमारे हार्ट के लिए खतरनाक है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जाके हमारे हार्ट की नसों में, शरीर की नसों में जमा हो जाते हैं। तो नॉर्मल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोग कहते हैं जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये आपके हार्ट की नसों में डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। और ये तुरंत डिपॉजिट नहीं होते हैं, धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल था, हमने दवाइयाँ खाई, बड़ा हुआ था, हमने दवाइयाँ खाई तो नॉर्मल हो गया, अब मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। तो हम लोग अपने पेशेंट को ये बताते हैं कि दवाइयाँ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग या ब्लड प्रेशर लोअरिंग या शुगर लोअरिंग, ये बिना अपने डॉक्टर की सलाह के नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ, ये एक तरह से पीपीएफ अकाउंट की तरह होता है कि जैसे आप धीरे धीरे उसमें कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपको 60 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो आप जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ खा रहे हैं उससे अभी जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो आपको इसका मेजर बेनिफिट होगा दिखाई पड़ेगा जब आप 60 ईयर्स प्लस होंगे। तो इसलिए एलडीएल लोअरिंग जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसको नॉर्मल पब्लिक में 100 के नीचे रखने की जरूरत है। इसको नॉर्मली हम कैसे कर कम सकते करने हैं? के लिए देखिए 2 तरीके, दवाई के अलावा क्या तरीके? एक तो खाने पीने की जो है हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हाँ। उसमें अगर हम लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई फाइबर डाइट्स अगर लेते हैं तो डेफिनेटली उससे हमारा ये कोलेस्ट्रॉल, मतलब डाइटरी इंटरवेंशन से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। कई बार हमारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उसमें जो फैट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे फास्ट फूड्स ले रहे हैं बच्चे हमारे आज के समय में, या हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। आप देखेंगे किसी भी जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं सब में पाम ऑयल यूज़ होता है आज के टाइम। तो पाम ऑयल एक तरह का बहुत ही बुरा ऑयल है जो कि हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो कुछ भी खाइए घर का बना हुआ खाइए, क्योंकि घर के बने हुए चीज़ों में आप अपने जो फैट कंटेंट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए दिन भर में 2 चम्मच तेल का उपयोग बहुत होता है, उसके लिए उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विच ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, दिस इज़ अ कंट्रोवर्सी बिहाइंड दैट, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऑयल का कंजप्शन 2 चम्मच से ज़्यादा हर व्यक्ति के लिए ना हो। और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे कि जो घी वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करना चाहिए। देसी घी एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत लोगों का साथ इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप 1/2 टीस्पून ऑफ देसी घी दाल में, घी में डाल के ले सकते हैं। दैट डजंट मेक यू मच ऑफ अ डिफरेंस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। सबसे अच्छा ऑयल घर में क्या कंज्यूम करना चाहिए? बेस्ट ऑयल कहते हैं कि ऑलिव ऑयल है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स जो हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स। और वो छोटी मतलब कुछ चीजें सरसों के तेल में, कुछ चीजें ऑलिव ऑयल में, और देसी घी आप अगर उपयोग करना चाहें तो आधा चम्मच दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में।
और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑयल खरीदते हैं छोटी छोटी मात्रा, छोटे छोटे पैक्स में खरीदिए और उनको हमेशा ऐसे कंटेनर्स में रखिए, स्टील कंटेनर्स में, जिसमें से कि लाइट ना जा सके, जिससे कि वो जो है जो ऑयल जो डीजनरेट करते हैं या जो है ऑक्सीजनेट होते हैं वो ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको घी को, तेल को, सबको सॉलिड कंटेनर्स में रखना है, जैसे स्टील कंटेनर हो, एल्यूमिनियम कंटेनर हो, जिसमें लाइट अंदर ना जाए और जल्दी से यूज हो और फिर रिप्लेस हो जाए। छोटे मात्रा में खरीदिए जी। डॉक्टर अजय, एलडीएल को कम करने का एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक? एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज एलडीएल और एचडीएल का जो रेशियो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता है, आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सो डाइट, एक्सरसाइज, your mental well-being also, these all affect your. मतलब if you are happy, your LDL will come down. If you are talking to friends, it will come down. आप गाना गा रहे हैं तो आपका कम होगा, अगर आप दोस्तों के साथ गप मार रहे हैं तो कम होगा, नेचर के साथ है तो कम होगा। There is a definitely the ratio between LDL and HDL cholesterol is also important. What happens, all these activities which you have said, ये आपके HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, खुश रहने से आपका HDL बढ़ता है, तो LDL by HDL रेशियो भी परिवर्तन होता है। तो डेफिनेटली डाइट, एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके एलडीएल लो करने के लिए। और अगर डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं कंट्रोल हो रहा है, देन यू नीड अ स्टैटिन लाइक ड्रग थेरेपी, जो कि हम लोग आज के समय में सबसे वंडर ड्रग कहते हैं, और दे आर सेफ। आप उनको सालों साल ले सकते हैं, उससे कोई आपके शरीर में और कोई मेजर नुकसान नहीं होता है। कुछ लोगों को कभी लिवर या मसल की इश्यूज आते हैं, वो उनको मैनेज किए जा सकते हैं, बट वो insignificant. हाँ, they are 3-4-5% of people, otherwise 95% people that don't have much effect on तो their. कौन सा statin है which you think is the best to recommend? There are two statins which are internationally used. One is atorvastatin, other is rosuvastatin. Rosuvastatin is little more potent statin, जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनको हम लोग रोजुवास्टैटिन प्रेफर करते हैं, और atorvastatin is equally good drug, so they both can be used. And that has to be taken like every day. आपने एक ले लिया, and there is no harm. आप आराम से उसको लेके अपने लिपिड प्रोफाइल को ठीक रख सकते हैं जी। अब हम लोग बात करेंगे, कैल्शियम स्कोरिंग की बात हो गई कि एंजियोग्राफी हमको कब कराने की जरूरत है। जिन लोगों को, जब आप कैल्शियम स्कोर अगर आपका हाई पाया गया है, अगर आप कैल्शियम स्कोर अगर नॉर्मल पाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि भाई हमने सीटी एंजियोग्राफी अपना करा लिया, तो सीटी एंजियोग्राफी किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? और नॉर्मल एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी में आपको जो है कोई अलग से तार नहीं डालनी पड़ती है। हाँ, और जो नॉर्मल सीटी एंजियोग्राफी, उसमें एक वेंफ्लॉन लगा के आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन उसके कुछ एडवांटेज हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर दोनों ही एक तरह के हार्ट की आर्टरीज को देखने की टेक्निक है, ठीक। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम आपके हार्ट की आर्टरीज को जो इवेलुएट करते हैं, हाँ। वो उसमें हमें सिने फिल्म नहीं दिखती, उसका ब्लड बहता हुआ हमें नहीं दिखता। और कई बार जो है वो जो इवेल्युएशन होता है, अगर मान लीजिए हमें आपके आर्टरीज में सीटी एंजियोग्राफी में 70% 80% का ब्लॉकेज दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक हमारे रेडियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो जब हम लोगों ने उसको हम अपने जो नॉर्मल रूटीन इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो हम तार डाल के करते हैं, वो एक तरह का सिने एंजियोग्राफी है, वहाँ पे हमारे ब्लड का प्रवाह भी दिखता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि एक तरह की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, जिसमें कि हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, लेकिन उनकी आर्टरीज नॉर्मल होती है। उसमें होता क्या है कि हार्ट की आर्टरी में जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है। जैसे हम बॉल को यहाँ से वहाँ फेंकें और जल्दी से फेंकें तो तुरंत पहुंच जाएगा, अगर लुढ़का के फेंकें तो धीरे धीरे जाएगा। तो बहुत सारे लोगों में, खास करके डायबिटिक लोगों में यहाँ देखा जाता है कि उनकी हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल है, लेकिन उनका हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है, आर्टरीज के अंदर जो फ्लो है वो धीमा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लो फ्लो, नॉर्मल आर्टरीज विद स्लो फ्लो। उनमें भी कई बार चेस्ट में पेन होता है, उनका भी कई बार स्ट्रेस इको एबनॉर्मल आता है। तो ये चीजें हम नॉर्मल जो रूटीन एंजियोग्राफी है, जिसमें कि हम तार डाल के करते हैं, हम ज्यादा डिटेक्ट कर सकते हैं बजाय सीटी एंजियोग्राफी के। सीटी एंजियोग्राफी उन लोगों के लिए जहां हम स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज करते हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रेस इको पॉजिटिव है, उसमें कोई आर्टरी में हमें डिपोजिशन की संभावना ज्यादा लिख रही है, तो हमें हार्ट की नसों की एनाटॉमी जानने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है कि हम जो है वो तार वाला एंजियोग्राफी करें एट दिस मोमेंट।
जिस तरह से एडवांसमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के, मे बी बाय अनदर 5 years 10 years जो हमारा सीटी एंजियोग्राफी होगा वो ये नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी के बराबर आ जाएगा। और हम आपके हार्ट के आर्टरीज का जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट उसमें फैट है, कितना परसेंट कैल्शियम है, ये सारा कुछ बेटर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो मे बी अनदर 5 years डाउन द लाइन सीटी एंजियोग्राफी विल बी इक्विवेलेंट टू नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी। बट एट दिस मोमेंट जिन लोगों का स्ट्रेस इको पॉजिटिव हो, जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनकी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज ज़्यादा होगा, उनका हमें रूटीन एंजियोग्राफी करना चाहिए। जहां हम रूल आउट करना चाहते हैं, जैसे कोई यंग पर्सन है जिनको कि हमें माइनर डिजीज लग रही है और उनको कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं की संभावना हमें नहीं लग रही है, प्री टेस्ट लाइकलीहुड है कि ये इनका निगेटिव आने की संभावना है, और अगर आप उससे बचना चाहते हैं कि भाई इन्वेजिव प्रोसीजर से, तो आप उनको सीटी एंजियोग्राफी की तरह इवेलुएट कर सकते हैं। बट सीटी एंजियोग्राफी में भी 100 ml का डाई शरीर में इंजेक्ट करना होता है, रेडिएशन एक्सपोजर लगता है। तो सीटी एंजियोग्राफी सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं जिनमें बीमारी की संभावना कम है। Go for the basic investigation, and if your cardiologist or your physician says, जी। then only go for CT angiography or angiography.